हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की जो मैंने सीरीज स्टार्ट जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है। एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें कक्षा 6वीं से लेकर हमने कक्षा 10वीं तक के जो साइंस के मोस्ट आईएमपी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यानी कि जो मोस्ट आईएमपी फैक्ट हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, मतलब एनसीईआरटी में डिटेल भी है लेकिन हमने उसमें से भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए आज जो हम बात करेंगे, आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। वर्क की बात करेंगे हम, एनर्जी की बात करेंगे हम, पावर की बात करेंगे कि क्या कैसा रिलेशन होता है, कार्य का मात्रा क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो आज बात कर रहे हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति की। किसकी? कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो देखते हैं क्या है डेफिनेशन हमारे पास। जब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तो हम कहते हैं कि बल द्वारा कार्य किया गया है। यानी कि किसी भी वस्तु पे आपने बल लगाया और बल की दिशा में विस्थापन किया, है ना, बल की दिशा में आपने विस्थापन किया तो जो बल द्वारा कार्य किया गया ये हम कहते हैं बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं। अर्थात कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। यानी कि वर्क बराबर क्या हो गया, जो फोर्स है आपका और जो उसमें विस्थापन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाकर उसे S दूरी तक विस्थापित किया जाता है तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, F हो गया आपका फोर्स और S जो है विस्थापन है जितनी दूरी तक उसको किया गया, जैसे तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन देखिए समझते हैं इसको हम रियल लाइफ के एग्जांपल से। कि ये डब्बा है, व्यक्ति है, उसने इस पे फोर्स लगाया, अब वो यहाँ से यहाँ पे आ गया बॉक्स, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग बिंदु, ये अंतिम बिंदु, तो यहाँ इसके बीच की दूरी मान लीजिए 10 मीटर उसने इसको सरका दिया। तो ये क्या हुआ, 10 मीटर, ये जो है कार्य हुआ। क्यों? क्योंकि इसने वर्क कैसे हुआ, फोर्स लगाया उसने और ये एंडिंग पॉइंट से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे पहुंच गई वस्तु। तो हमने विस्थापन पढ़ा था कि स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट जो होता है उसके बीच की दूरी जो तय की जाती है उसको हम विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, और वो उसका विस्थापन हो गया, तो ये हमारा कार्य हो गया। तो कार्य की परिभाषा हमको मिली कि बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में ही विस्थापन। देखिए आपने इधर बल लगाया है तो वस्तु इधर ही जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर इधर बल लगा रहे हो तो वस्तु उल्टी आ जाएगी, ऐसा नहीं। आपने बल की दिशा में ही विस्थापन होगा तो इसको हम क्या बोला जाएगा, कार्य बोला जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया विस्थापन का मान 0 भी होता है। तो विस्थापन का मान अगर 0 हो गया, जैसे कि देखिए कैसे, ये वस्तु थी, यह स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर यह वस्तु, यहाँ से उसको धकेलना स्टार्ट किया वस्तु को, ऐसे 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 घूम के वस्तु फिर यहीं पे आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, वर्क फोर्स तो लगा लेकिन जो विस्थापन था, विस्थापन क्या हो गया, यहाँ पे विस्थापन हो गया 0। तो 0 यानी कि कार्य भी यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं। बोलेंगे एक वस्तु को स्टार्टिंग पॉइंट से धक्का लगाकर वापस फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आया गया तो कितना कार्य हुआ, तो कार्य उसमें हुआ 0, क्योंकि जो विस्थापन था वो आपका 0 हो गया, तो फोर्स से मल्टीप्लाई हुआ तो वर्क की वैल्यू 0 हो गई। तो आई होप कि ये आपको कार्य समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं कुछ और चीज कार्य के बारे में, देखते हैं क्या क्या दिया गया है हमारे पास। कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल है। मोस्ट आईएमपी, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कार्य, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन अदिश राशि है या इनमें से कौन अदिश राशि नहीं है। 3 ऑप्शन देंगे, जो अदिश राशि रहेगा एक देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हमको याद रखना है कि कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसका मात्रक जूल होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं जे से। ये देखिए, जिसको हम सांकेतिक रूप में बात करें तो जे से व्यक्त किया जाता है। कार्य और ऊर्जा के मात्रक जूल को, कार्य और ऊर्जा के मात्रक जूल को वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। यानी कि जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा होगा, इसकी डेफिनेशन दी होगी, जिसके कारण उन्हीं के नाम पर इसके मात्रक को रखा गया, क्या, जूल रखा गया। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड वो देखते हैं, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। यदि बल F तथा विस्थापन S जो है ये एक ही दिशा में नहीं है, ठीक है,
एक दिशा में नहीं है, यानी कि फोर्स लगाया इधर लेकिन वस्तु चली गई इधर, तो एक दिशा में अगर नहीं है बल्कि दोनों की दिशाओं के मध्य कुछ एंगल बनता है, कोई कोण बनता है जिसको हम थीटा से डिनोट करेंगे, तो कार्य क्या होगा, यानी कि वही चीज बात की गई, ये बॉक्स है, फोर्स लगाया हमने यहां पर लेकिन वस्तु जो है चली गई इधर, वस्तु चली गई यहां पर, तो यहां पर व्यक्ति है तो व्यक्ति ने तो फोर्स यहां लगाया तो इसके बीच में कोई एंगल बना ना, तो अगर इस टाइप का कोई आपका कॉम्बिनेशन बैठता है तब जो वर्क होगा वो होगा F डॉट एस कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा, मतलब वही है कि सब कुछ वही है, वर्क बराबर फोर्स इनटू आपका विस्थापन ही है, लेकिन यहां पर उसको क्या किया जाएगा कि इसके साथ कॉस थीटा और आएगा, कॉस थीटा जो होगा यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, फिर कॉस की जो मान होगा उसका मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका वर्क निकलेगा। अब इसमें भी एक चीज बात की गई है कि अगर जो कॉस थीटा है और उसमें जो थीटा है, थीटा अगर न्यून कोण होता है, थीटा क्या होता है? न्यून कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री से अगर 90 डिग्री से अगर थीटा जो है आपका क्या होगा? कम होगा। थीटा अगर 90 से कम होगा तो यहां पर क्या होगा? यानी कि देखिए ये है 90 डिग्री, यानी कि अब थीटा जो होगा या तो 80 होगा, है ना, मतलब 90 से कम ही होगा, 89 से लेके 0 डिग्री या 1 डिग्री तक की बीच की वैल्यू रहेगी। तो अगर थीटा जो है न्यून कोण रहता है, थीटा अगर न्यून कोण रहता है तो इसका जो मान होगा W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू जो है अधिक कोण होगी, यानी कि थीटा अगर ज्यादा होगा आपका 90 से, तो हमेशा जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। दो चीज पढ़ी हमने, थीटा की वैल्यू अगर आपकी न्यून कोण है यानी कि 90 से कम है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन 90 से अगर ज्यादा हो गया तो वहां पर वो नेगेटिव होगा। और एग्जैक्ट अगर थीटा बराबर 90 हो गया, थीटा बराबर अगर 90 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 जो है 0 हो जाएगा यहां पर, तो कार्य क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहां पर शून्य होगा, ये शून्य सब मल्टीप्लाई में, तो W बराबर शून्य हो जाएगा, यानी कि कोई कार्य ही नहीं हुआ। तो यही चीजें बोली गई हैं यहां पर। देखते हैं अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, तो देखिए यहां पर जो है यही चीज यहां पर बोला गया है कि यदि थीटा जो है आपका न्यून कोण है, ठीक है, थीटा क्या है? आपका न्यून कोण है तो कार्य जो है धनात्मक होगा, जो कि मैंने बताया, और थीटा अगर अधिक कोण है तो कार्य ऋणात्मक होगा, और थीटा यदि 90 है तो कार्य का मान 0 होगा। ये चीज मैं बता चुका हूं। अब यहां पर कुछ चीजें दी गई है कि 1 जूल कार्य बराबर होता है 1 न्यूटन बल इंटू 1 मीटर का विस्थापन, यानी कि बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, क्या होता है? 1 जूल कार्य बराबर होता है 1 न्यूटन बल इंटू 1 मीटर विस्थापन, और वो भी विस्थापन कहाँ होगा? बल की दिशा में होगा। अब जो है सीजीएस पद्धति की बात करें, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की बात की जा रही है, इस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। ये जो है फैक्ट आईएमपी है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा? अर्ग होगा, और यहां पर 10⁻⁷ अर्ग जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 जूल। यानी कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग होता है। तो ये आपको याद रखना है। कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य या पावर कहते हैं। कार्य करने की दर की बात करेंगे हम तो उसको हम पावर कहेंगे। किसी कर्ता द्वारा, कर्ता यानी कि जो काम कर रहा है, किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है। W कार्य t समय में किया जा रहा है तो उसकी शक्ति क्या होगी? जो पावर होगी, तो पावर क्या हो जाएगा कि भाई वो कोई वर्क है उसको कुछ समय में कर रहा है, तो P बराबर हो जाएगा W/T। क्या हो जाएगा? W/T, यानी कि जो कार्य है, कार्य को अगर आप समय से डिवाइड कर देते हो तो उसकी क्षमता आ जाती है, या उसकी शक्ति आ जाती है, उसका सामर्थ्य आ जाता है। तो ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं हम शक्ति के बारे में। और हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। पावर का SI मात्रक वॉट होता है, और संकेत W के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। किसको? मात्रक को। ठीक है, यूनिट को W के द्वारा, लेकिन पावर को P से डिनोट कर रहे हैं। यूनिट इसका वॉट होता है, इसको W से डिनोट करते हैं।
शक्ति के मात्रक वॉट को वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में जो है नाम रखा गया है। ठीक है, जेम्स वॉट जो है उसके सम्मान में रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें दी गई है कि 1 वॉट शक्ति बराबर क्या होता है। तो 1 वॉट शक्ति बराबर होता है 1/1 मतलब 1 जूल बटा 1 सेकंड, यानी कि 1 जूल प्रति सेकंड। 1 जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट बराबर होता है आपका 1000 वॉट और 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वॉट। 1 मेगावाट यानी 10 लाख वॉट। देखिए 1 एम, जैसे आप YouTube पे देख रहे हैं तो एम यहाँ पर YouTube में मतलब होता है मिलियन की बात की जाएगी, तो मिलियन यानी कि 10 लाख का जो है आपका 1 मिलियन होता है। तो उससे आप इसको कर सकते हैं कि 10 लाख वॉट। एक था, अब उसमें 1 मिलियन और जुड़ गया तो यहाँ पर 10 लाख हो गया। 1 लाख था फिर 1 मिलियन यानी 10 यानी कि 10 लाख हो गया। तो 10⁻⁶ वॉट जो होता है 1 मेगा वॉट। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार और रिपीट, इंपॉर्टेंट चीज, कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है और कार्य का अगर सीजीएस मात्रक की बात करें तो अर्ग होता है 10⁻⁷ अर्ग बराबर 1 जूल होता है। चलिए अब बात करते हैं मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में मापते हैं, यानी कि हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है। अगर मशीन की बात करेंगे, कोई मैकेनिकल चीज है, तो अगर उसकी पावर की बात होगी, जैसे कि ट्रेन के इंजन हो गया, गाड़ी का इंजन हो गया, उसकी पावर की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि कितने हॉर्स पावर की है गाड़ी। ये सब चीजें हम बात करते हैं। ट्रैक्टर, इन सब चीजों की अगर इंजन, बड़े बड़े भारी भारी इंजनों की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि कितने हॉर्स पावर की है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 1 HP यानी कि 1 और हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट लगभग में होता है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा रेलवे में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वॉट। शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति को जो उसके मात्रक अगर डिनोट करते हैं, जैसे W से, वॉट से, किलोवाट से, मेगावाट से, HP यानी कि हॉर्स पावर से शक्ति के मात्रक को हम बोलते हैं। यानी कि वॉट में भी होता है वो, किलोवाट में भी होता है, मेगावाट में भी होता है और हॉर्स पावर में भी उसको व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? एनर्जी या फिर ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है और इसे जे से ही जो है यहाँ पर किया जाता है, जे के द्वारा व्यक्त ही किया जाता है। और चीजें देखते हैं, 1 वॉट सेकेंड यानी डब्ल्यू बराबर 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड यानी 1 जूल। 1 वॉट घंटा की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर सेकेंड था तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं तो 3600 जूल हो गया। ये 1 किलोवाट की बात करें तो 1000 वॉट घंटा होता है। तो 1 वॉट बराबर 1 घंटा, तो इसको अगर हम सेकंड्स में करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल यहाँ पर आएगा। तो ये कभी कभी एक बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको लिया है। अब जो है कुछ और चीजों की बात करते हैं हम यहाँ पर एनर्जी में, जैसे कि ये वॉट सेकेंड है, वॉट आवर है, किलोवाट आवर है, कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक कहलाते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी कि बात की जा रही है कि कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है, क्वेश्चन आता है कि कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, तो उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ऐसा नहीं आता। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि एक एरोप्लेन है, क्या है? एक एरोप्लेन है जो हवा में उड़ रहा है, ठीक, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी या फिर दोनों? तो इसका आंसर होता है दोनों। एरोप्लेन में दोनों होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे घुमा के आते हैं, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो जो गति से हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। यदि बात करें, यदि द्रव्यमान m की वस्तु v वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv² के, 1/2 mv² के। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, स्टेट या स्थिति, पोजीशन के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे हम उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि गुरुत्वीय जो स्थितिज ऊर्जा होता है U और द्रव्यमान m, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण इंटू यहाँ पर ऊंचाई की बात की जा रही है। और चीजों को हम समझते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए अब स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कई रूपों में निहित हो सकती है, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्न है। जैसे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो हमने पीछे पढ़ा, जो कि हाइट और गुरुत्वीय त्वरण से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है उसका, उन दोनों का जो संयोजन होता है उसको हम बोलते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा
स्तर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय पोटेंशियल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और द्रव्यमान ऊर्जा आदि। ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके स्थितिज ऊर्जा के। ऊर्जा को जो रूपांतरण होता है, यानी कि जो एनर्जी है उसका रूपांतरण हम कर सकते हैं। देखिए ऐसा बोला गया है कि एनर्जी को आप कभी नष्ट नहीं कर सकते, एक रूप से वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण हो जाता है, लेकिन वो कभी जो है यहाँ पर नष्ट नहीं होगा। तो कुछ उपकरण देते हैं जो एनर्जी को चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। उपकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए जितने में मैंने लिए सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको याद रखना है। तो माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा, क्योंकि बल्ब के पास आप जाएंगे तो आपको हीट भी मिलेगी, तो प्रकाश एवं ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊर्जा में, मतलब प्रकाश ऊर्जा में करता है। हीटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। डायनेमो मोस्ट आईएमपी रेलवे का फेवरेट, गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है कौन? डायनेमो। विद्युत पंखे विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, बनी सी बात है, जो आप उसको इलेक्ट्रिक देते हो फिर वो घूमता है, यानी कि वो गति में आ गया। विद्युत मिक्सी विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में ही। मोमबत्ती ये भी आईएमपी है, आईएमपी मोमबत्ती। रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊर्जा जो ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण, तो ये सबसे ज्यादा, ये सब क्वेश्चन जो आईएमपी बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं अभी तक। विद्युत मोटर ये भी आईएमपी है, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा इसलिए क्योंकि जैसे ही विद्युत दोगे मोटर घूमने लगती है तो गति में आ गई, यानी कि गतिज ऊर्जा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि सेल है उसमें कुछ केमिकल्स है तो वो रसायन हो गया, रसायन के बाद वो आपको एक एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। सोलर सेल की बात करें तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में, यानी कि जैसे कि गिटार भी है तो वो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी को आप क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपके ध्वनि में। दंड चुंबक की बात करते हैं तो दंड चुंबक जो है विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरण करता है, यानी कि जो है जो आर्टिफिशियल चुंबक बनाए जाते हैं तो उसको विद्युत जो कॉइल से लपेट के उसमें जो है जो मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न किया जाता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में, क्योंकि उसमें CH4 यानी कि जैसे मीथेन वगैरह पाए जाते हैं, ऐसे तत्व पाए जाते हैं, अवसादी सेल होते हैं जो कि जलते हैं, जिस कारण से वो रसायन है, तो रसायन ऊर्जा का ऊष्मा हमको प्राप्त होता है, तो ऊष्मा ऊर्जा में उसका जो है परिवर्तन हो जाता है। तो ये जितने चीजें मैंने बताया ये आईएमपी है, तो इनको आपको याद करना है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और चीजें यहाँ पर देख लेते हैं, जो संबंध वगैरह आते हैं, जैसे कि कंजर्वेशन लॉ आता है, ये सब चीजें देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जो मैंने बताया, जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट हो जाती है। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। मैंने शुरू में बताया था कि ऊर्जा जो है ये नष्ट नहीं होगी, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगी, वही चीज यहाँ पे बताया गया। अब जो है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और संवेग यानी कि मोमेंटम में संबंध है, इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो बात करते हैं गतिज ऊर्जा और आपका जो मोमेंटम है उसमें क्या संबंध होता है। तो देखिए जो गतिज ऊर्जा होता है आपका, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो हमने पढ़ा 1/2 mv², लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगर मोमेंटम में संबंध, तो वो होगा आपका mv²/2, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया और यहाँ पर mv आएगा नीचे। तो इसको जो क्या किया जाएगा कि इसमें m का ऊपर मल्टीप्लाई किया गया, m का नीचे भी मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पर क्या हो गया m²v²/2m, या फिर जो m² और v² है इसको हम p से डिनोट कर सकते हैं, तो p²/2m। तो ये कभी कभी सीधे सीधे एग्जाम में आता है कि इनमें से जो है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस मोमेंटम का क्या सही इक्वेशन होगा, तो इक्वेशन होगा p²/2m या फिर m²v²/2m, ये यहाँ पर एक इक्वेशन बनती है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध की बात करें तो E बराबर mc², जहां पर C निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो ये जो है हमारे आइंस्टीन जी के द्वारा एक इक्वेशन दी गई थी कि E बराबर mc² और C यहाँ पर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये चीज बोली गई है। तो ये हमने यहाँ पर देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध देखा, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना। तो इस पार्ट में हमने ऊर्जा को जाना, उसके मात्रक को जाना, हमने शक्ति को जाना, हमने कार्य को भी जाना, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर हमने देखा जो एग्जाम्स में आने की जिनकी संभावनाएं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।